हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्मार्ट हिस्ट्री विद सौम्या। स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 2018 का यूपी टेट का पेपर, जो कि हम आज से सीडीपी यानी बाल विकास का सेक्शन जो है डिस्कस करेंगे। और मैंने लास्ट वीडियो में जो है आपको ईवीएस का पेपर सॉल्व करवा दिया है। ठीक है, इसका जो है ईवीएस सेक्शन जो है 2018 वाला पेपर, उसको मैंने सॉल्व करा दिया है लास्ट वीडियो में, तो आप जाके देख सकते हैं मेरे चैनल पर। और आज जो है हम उसका सीडीपी सेक्शन देखेंगे। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करने के पहले जो भी न्यू स्टूडेंट हैं या फिर जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आगे आने वाली सभी वीडियोस आपको टाइमली मिल सके। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिए। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज हम पेपर देखेंगे, बाल विकास का सेक्शन देखेंगे। ईवीएस का ऑलरेडी हम कर चुके हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया अभी। तो बाल विकास में हम 30 क्वेश्चन आते हैं, आपको पता है। तो 30 के 30 क्वेश्चन पूरे हम आज जो है देख लेंगे। प्रीवियस ईयर पेपर करना बहुत ज़रूरी है, इससे आपको बहुत हेल्प मिलती है एग्ज़ाम में। ठीक है, और आइडिया लग जाता है आपको कैसा पेपर आता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आप हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही पेपर आता है, तो दोनों में ही आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, और मैं आंसर भी दोनों का टिक कर दूँगी। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, बैकवर्ड एक्सप्लोरेशन एंड मीन्स इन एनालिसिस आर एग्जाम्पल्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। हिंदी में क्या है, पश्च अन्वेषण तथा साधन साक्ष्य विश्लेषण में से किसके उदाहरण हैं। तो ऑप्शन हमारे यहाँ 4 दिए हुए हैं, एल्गोरिथम, मेंडल सेट्स, ह्यूरिस्टिक्स या फिर फंक्शनल फिक्सेडनेस। तो यहाँ पर ह्यूरिस्टिक तो होगा नहीं, इसमें साइंटिफिक जो है थिंकिंग यूज़ होती है। एल्गोरिथम एक स्टेप वाइज प्रोसेस होता है, तो ये भी नहीं होगा। तो हमारा यहाँ पर आंसर क्या हो सकता है, आंसर हमारा यहाँ होगा ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट होगा। ठीक है, मानसिक वृत्ति कहेंगे हिंदी में और इंग्लिश में कहेंगे मेंटल सेट्स। ये जो हमारा बैकवर्ड एक्सप्लोरेशन होता है या फिर एनालिसिस होता है, ये हमारा जो है मेंटल से रिलेटेड होता है। ठीक है, तो मेंटल सेट्स यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन हम देखेंगे, कर्व्स ऑफ लर्निंग गिव ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द अमाउंट, रेट एंड लिमिट ऑफ इम्प्रूवमेंट ब्रॉट अबाउट बाई प्रैक्टिस, हु सेड इट। जो ये लर्निंग का कर्व दिया था, इसको किस जो है साइंटिस्ट ने दिया था। लर्निंग कर्व आपको पता होगा, लर्निंग कर्व बताता है कि हम जो है जो सीख रहे हैं वो हमारा क्या उसका डायरेक्शन है, इंक्रीज़ हो रहा है या डिक्रीज़ हो रहा है टाइम के साथ। तो इस कर्व को दिया किसने था, इसमें ये क्वेश्चन ये पूछा हुआ है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, आपको पता है इस लर्निंग कर्व के बारे में बात करते हैं, एबिंगहॉस। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट हो गया, सेकंड का आंसर 2 हो गया। फिर क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, निम्न में से कौन सा थॉर्नडाइक के अधिगम के प्राथमिक नियमों में शामिल नहीं है। ठीक है, नेगेटिव क्वेश्चन पूछा गया है। विच वन इज़ नॉट इंक्लूडेड इन थॉर्नडाइक प्राइमरी लॉज ऑफ लर्निंग फ्रॉम द फॉलोइंग। आपको पता है थॉर्नडाइक ने जो है प्राइमरी और सेकेंडरी 2 टाइप्स के लॉज दिए हुए थे, तो प्राइमरी में कौन सा शामिल नहीं है ये यहाँ पर पूछा गया है। ठीक है, तो आपको पता है प्राइमरी लॉज 3 थे थॉर्नडाइक के, एक तो लॉ ऑफ एक्सरसाइज था, लॉ ऑफ इफेक्ट था और लॉ ऑफ ग्रेडिनेस। तो ये तीनों तो थे, तो कौन सा नहीं था यहाँ पर, ये ऑप्शन 3 में जो दिया हुआ है लॉ ऑफ एसोसिएटिव शिफ्टिंग, ये नहीं था उनका प्राइमरी लॉ, ये सेकेंडरी लॉ है। ठीक है, तो यहाँ पर यही हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि गलत हमसे पूछा गया है, तो यही हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 हो गया 3 का आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत किसके अनुकूलन पर बल देता है, व्यवहार, चिंतन, तर्क या अभिप्रेरणा। इंग्लिश में पढ़ लेते हैं, कंडीशन रिस्पॉन्स थ्योरी लेस एम्फेसिस ऑन कंडीशनिंग ऑफ। जो कंडीशन थ्योरी थी उसमें जो है कंडीशन थ्योरी किसने दी थी, स्किनर ने। ठीक है, कंडीशन थ्योरी जो है स्किनर ने दी है। और थॉर्नडाइक ने कौन सी थ्योरी दी थी, ट्रायल एंड एरर थ्योरी। हाँ, तो स्किनर की थ्योरी है, तो इसमें इन्होंने किस चीज़ पर बल दिया था, कंडीशनिंग के बारे में कहा गया है। तो बट कंडीशनिंग किस चीज़ का कंडीशनिंग थी, बिहेवियर की, थिंकिंग की, रीजनिंग की या मोटिवेशन की। तो आपको पता है वो वहाँ पर जो है व्यवहार के बारे में बात करते हैं, व्यवहार को सुधारने की बात करते हैं। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन जो है 1 सही हो जाएगा। ठीक है, बिहेवियर इसका आंसर होगा, व्यवहार। ओके, तो 4 का ऑप्शन 1 हो गया, व्यवहार। फिर क्वेश्चन नंबर 5 हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे पूछा गया है, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का दूसरा नाम है।
इंग्लिश में पढ़ लेते हैं। द अदर नेम ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग, ऑपरेंट कंडीशनिंग का दूसरा नाम क्या है? अब क्लासिकल कंडीशनिंग तो होगा नहीं इसका आंसर, क्योंकि क्लासिकल कंडीशनिंग तो हमारा पेवलोव ने दिया था। तो ऑपरेंट कंडीशनिंग का जो सेकेंड नाम हो जाएगा इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा, इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग, और हिंदी में हो जाएगा नैमित्तिक अनुबंधन। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे करेक्ट हो गया। 5 का ऑप्शन नंबर 1 हो गया। अब 6 क्वेश्चन देख लेते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्निंग, लर्निंग का कौन सी विशेषता नहीं है। ठीक है, नहीं वाले क्वेश्चन आपको विशेष कर ध्यान रखने हैं, हमसे गलत हो जाते हैं। तो लर्निंग की विशेषता क्या नहीं है, तो पढ़ लेते हैं चारों ऑप्शन। लर्निंग इज अ रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन बिहेवियर, ये सही है। लर्निंग इज ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिज्म, ये भी सही है। लर्निंग इज डायरेक्टली ऑब्जर्व्ड, देख लेते हैं आगे ऑप्शन क्या है। लर्निंग इज अ गोल डायरेक्टेड प्रोसेस, तो ये भी सही है। 1, 2 और 4 यहाँ पर ऑप्शन सही है। आपको पता ही है सब लर्निंग की विशेषताएं हैं, आपने पढ़ा होगा। लेकिन लर्निंग इज डायरेक्टली ऑब्जर्व, लर्निंग को हम डायरेक्टली ऑब्जर्व नहीं करते। लर्निंग तो एक प्रोसेस है जो चलती रहती है। ठीक है, तो हम किसी चीज़ को डायरेक्टली ऑब्जर्व करके याद नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसका जो है करेक्ट आंसर, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। 6 का आंसर हमारा 3 हो गया। ठीक है, फिर देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में क्या पूछा गया है। कोहलर की थ्योरी से पूछा गया। आपने कोहलर का इनसाइट थ्योरी पढ़ा होगा सीडीपी में, बीएड में। तो कोहलर का यहाँ पे क्वेश्चन आया हुआ है कि कोहलर वांटेड टू प्रूव दैट। अब कोहलर क्या जो है बताना, सिद्ध करना चाहते थे। कोहलर की थ्योरी किस पर है दी हुई है, तो इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं एन ऑटोनॉमस रैंडम एक्टिविटी, या फिर कॉग्निटिव ऑपरेशन, या फिर सिचुएशन इन विच इंडिविजुअल्स आर सुपीरियर टू एनिमल्स, या फिर द परसेप्शन ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ सिचुएशन। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा हो जाएगा 4। क्यों हो जाएगा, परिस्थिति के विभिन्न अंगों के प्रत्यक्षीकरण। अब कोहलर ने जो है इनसाइट थ्योरी दी थी, उस पर ये दिया था कि अगर आप मन से सोचते हैं अंदर से तो वो काम होता है। ठीक है, आपका जो है प्रैक्टिस और ट्रायल एंड एरर, ये सारी थ्योरी इसमें नहीं अप्लाई होती। इसमें ये था कि आप अंदर से जो फीलिंग आती है, अगर आपको लगता है ये सही है, आप वो काम करेंगे तब आपका उसका आंसर मिलेगा। तो ये इनसाइट बेस्ड थ्योरी थी जो कोहलर ने दी थी, ये आपने पढ़ा होगा बीएड में। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 दिया है किसी भी नई भाषा को सीखने के लिए हमें कहाँ से प्रारंभ किया जाना चाहिए। अगर कोई नई लैंग्वेज सीखनी है तो हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, वाक्यों के निर्माण से, शब्दों के निर्माण से, अक्षरों व शब्दों के मध्य सहचर से, या फिर प्रयुक्त में से कोई नहीं। इंग्लिश में पढ़ लेते हैं। फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस, या फिर फॉर्मेशन ऑफ वर्ड्स, या फिर एसोसिएशन बिटवीन लेटर एंड वर्ड्स, और नन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर क्या होगा, सिंपल सी बात है। इसमें जो है ना तो पहले सेंटेंस बनाएंगे ना केवल वर्ड बनाएंगे, इसमें एसोसिएशन बिटवीन लेटर एंड वर्ड। अगर लेटर और वर्ड दोनों का बीच में हम पहचान पाएंगे तभी तो हम कोई भी नई लैंग्वेज स्टार्ट करने के पहले सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बेसिक्स से स्टार्ट करेंगे ना, तो लेटर और वर्ड जो है दोनों एक साथ सीखेंगे। तो इसका आंसर 3 हो गया क्वेश्चन नंबर 8 का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे समावेशी शिक्षा से पूछा गया है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और पूछा ही जाता है ऐसे क्वेश्चन। तो समावेशी शिक्षा में किस प्रकार का छात्र शामिल होते हैं, कौन कौन से स्टूडेंट होते हैं, समावेशी कक्षा की क्या विशेषता है। तो सामान्य और विशिष्ट छात्र, केवल सामान्य छात्र, केवल विशिष्ट छात्र, या फिर बहुभाषी और प्रतिभाशाली छात्र। तो सिंपल सी बात है, समावेशी मतलब सबको साथ में लेकर चलना। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट हो जाएगा। जनरल और स्पेसिफिक दोनों टाइप के स्टूडेंट होते हैं। ठीक है, समावेशी कक्षा में, तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो गया। फिर क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा। अधोलिखित में गणित संबंधी अधिक क्षमता को कौन सा पद परिभाषित करता है। जो कैलकुलेशन में मैथमेटिकल रिलेटेड जो है लर्निंग प्रॉब्लम होती है तो उसको क्या कहते हैं। तो डिसलेक्सिया तो रीडिंग प्रॉब्लम होती है, पढ़ने में दिक्कत होती है, डिसलेक्सिया होता है, तो ये हमारा आंसर होगा नहीं। डिसकैलकुलिया जो है हो जाएगा ये, क्योंकि ये मैथ से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो गणना दोष ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो गया। ठीक है, अब क्वेश्चन 10 में देख लेते हैं। समावेशीकरण की सफलता के लिए क्या आवश्यक है। सक्सेसफुल इंक्लूजन नीड्स, क्या आवश्यकता है। नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ पेरेंट्स, ये तो गलत है। सेग्रीगेशन, ये भी गलत है। लैक ऑफ कैपेसिटी बिल्डिंग या सेंसिटाइजेशन,
तो सिंपल सी बात है, आपको संवेदनशील या फिर सेंसिटाइज होना चाहिए, तभी इंक्लूसिव एजुकेशन जो है पॉसिबल हो पाएगी। ठीक है, समावेशीकरण के लिए संवेदनशीलता आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में हमें बोल रहा है निम्न में से कौन सा संवेग का तत्व नहीं है, मतलब कि नॉट द एलिमेंट ऑफ इमोशन, इमोशन से क्या रिलेटेड नहीं है। तो फिजिकल, कॉग्निटिव, बिहेवियर या सेंसरी। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा, क्या सही हो जाएगा? देखो फिजिकल तो होता है, फिजिकल, कॉग्निटिव और इमोशन एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, तो कॉग्निटिव भी हो जाएगा, बिहेवियरल भी हो जाएगा, व्यवहार भी हमारा जो है इमोशन से रिलेटेड होता है। बट हमारा सेंसरी जो है ये सेंसरी नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर नहीं का पूछा गया है, नॉट में, तो हमारा 4th ही सही हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 13 में क्या पूछा गया है, संज्ञानात्मक क्षेत्र का सही क्रम क्या है। जो हमारा ब्लूम टेक्सोनॉमी आपने पढ़ा होगा, बेंजामिन ब्लूम की थ्योरी है, उनकी जो है ने कुछ स्टेप दिए हुए हैं सीखने के। तो ब्लूम टेक्सोनॉमी में कुछ स्टेप बाय स्टेप बताया हुआ कि ऐसे ऐसे हमारा कॉग्निटिव डोमेन में हम बच्चे सीखते हैं। तो इसका जो है स्टेप बाय स्टेप सीरियल पूछा गया है यहाँ पर। तो यहाँ पर कौन सा सही हो जाएगा, तो मैं चारों ऑप्शन ना पढ़ के मैं आपको करेक्ट ऑप्शन जो है ऑप्शन बता देती हूँ, और आई थिंक आप सभी ने इसको पढ़ा भी होगा। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है यहाँ पर। सबसे पहले ऑफ नॉलेज, नॉलेज मतलब आपका जो प्रीवियस आपके माइंड में जो कुछ भी नॉलेज भरी हुई है, जो भी डेटा है उसको आप बता सकते हैं, याद करते हैं, उसके बेस पे बता सकते हैं। कॉम्प्रिहेंशन मतलब आप उस चीज़ को समझ के बता सकते हैं। अंडरस्टैंडिंग में फिर उसको अप्लाई करते हैं आप, फिर छोटे छोटे भाग में तोड़ते हैं, एनालिसिस करते हैं, फिर सिंथेसिस, फिर जो एक नई चीज़ बनाते हैं, उसके बाद फिर अपना इवैल्यूएशन जो है हाईएस्ट में आता है। ठीक है, तो ये 6 स्टेप हैं क्योंकि BS जो है ब्लूम की टेक्सोनॉमी में आता है, कॉग्निटिव डोमेन से रिलेटेड है। ठीक है, तो ये डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा गया है, बस आपको याद होना चाहिए स्टेप बाय स्टेप, और कोई दिक्कत नहीं है इसमें। फिर पूछा गया है 14 नंबर क्वेश्चन में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्वालिटी ऑफ गुड टीचिंग। अब गुड टीचिंग की क्वालिटी क्या नहीं है, नॉट वाला क्वेश्चन आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है। तो डेमोक्रेटिक तो होना चाहिए, सिंपैथेटिक होना चाहिए, ऑटोक्रेटिक या फिर डिज़ायरेबल इंफॉर्मेशन प्रोवाइडर। तो क्या नहीं होना चाहिए, तो ये तीनों तो होना चाहिए, डेमोक्रेटिक भी होना चाहिए, सिंपैथेटिक होना चाहिए, और डिज़ायरेबल इंफॉर्मेशन प्रोवाइडर भी होना चाहिए टीचिंग में। लेकिन क्या है, ऑटोक्रेटिक नहीं होना चाहिए, मतलब सिर्फ अपने आप में जो है स्वेच्छाचारी टीचर को नहीं होना चाहिए। अगर टीचर सिर्फ अपनी चलाएगा तो फिर बच्चे को कहाँ समझ में आएगा। तो ये निगेटिव क्वेश्चन पूछा गया था, तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो गया। ठीक है, क्वेश्चन 15 में पूछा गया है एक्सपेक्टेंसी थ्योरी ऑफ मोटिवेशन हैज़ गिवन बाई। जो हमारा अभिप्रेरणा का प्रत्याशा सिद्धांत है ये किसने दिया था। तो मैस्लो ने तो मोटिवेशन का थ्योरी दिया था, लेकिन दिया था अभिप्रेरणा का सिद्धांत मैस्लो ने भी दिया है, लेकिन ये प्रत्याशा का सिद्धांत पूछा गया है। तो ये हमारा कौन सा आंसर हो जाएगा, विक्टर व्रोम। ठीक है, विक्टर व्रोम में दिया था। तो 15 का हमारा तीसरा ऑप्शन सही हो गया। 16वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 16 में पूछा गया है टू विच फैमिली एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल इज रिलेटेड विद। जो ये एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल है ये किससे रिलेट करता है, सोशल इंटरेक्शन या फिर इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग या फिर पर्सनल या फिर बिहेवियर मॉडिफिकेशन। तो आप यहाँ पर लगा सकते हैं आंसर, ऑप्शन नंबर हमारा 2 सही हो जाएगा यहाँ पर, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग। ठीक है, सूचना प्रक्रियाकरण से संबंधित है ये। ओके, ये वाला मॉडल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा गया है कौशलों के स्थानांतरण के लिए कौन सा उपयोगी है, मतलब कि विच इज यूजफुल इन द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्किल्स। स्किल ट्रांसफॉर्म करना है तो हमें क्या ज़रूरत होगी, लीनियर प्रोग्राम की या फिर ब्रांचिंग प्रोग्राम की, या फिर स्किल ट्रांसफॉर्मेशन इज अ जर्नी नॉट अ डेस्टिनेशन, या फिर प्रिपरेशन एंड एक्विजिशन। तो हमारे स्किल ट्रांसफॉर्म में सबसे ज़्यादा ज़रूरत किसकी हो जाएगी, रैखिक की नहीं होगी, शाखी की नहीं होगी, इसमें होगी कौशल अंतरण एक गति है ना कि उद्देश्य। स्किल ट्रांसफॉर्म आपकी एक जर्नी है ना कि एक डेस्टिनेशन है। ठीक है, तो 17 का हमारा तीसरा आंसर सही हो गया, ऑप्शन नंबर 3 सही हो गया। फिर क्वेश्चन नंबर 18, विच वन इज़ नॉट द मैक्सिमा ऑफ टीचिंग फ्रॉम द फॉलोइंग। निम्न में से कौन सा शिक्षण का सूत्र नहीं है, तो शिक्षण का सूत्र नहीं है तो ऑप्शन क्या है, फ्रॉम इनडेफिनिट टू डेफिनिट, ये तो सही है। फ्रॉम सीन टू अनसीन, ये भी सही है। फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, ये भी सही है। लेकिन फ्रॉम डिडक्शन टू इंडक्शन ये नहीं है।
और नहीं वाला ही पूछा गया, क्योंकि अगर हम बच्चे को सिखाना है तो इंडक्टिव टू डिडक्टिव जाते हैं, ना कि डिडक्टिव टू इंडक्शन। ठीक है, पहले एग्जाम्पल देते हैं फिर उसको नियम बताते हैं। और जबकि जो यहाँ पर दिया हुआ है नियम से और एग्जाम्पल, तो ये गलत है। ठीक है, आपको निगमन से आगमन नहीं जाना है, आपको आगमन से निगमन जाना है। बाकी ये सही है, सरल से कठिन जाना है और निश्चित से निश्चित जाना है, ये सब सही है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं। माइक्रो टीचिंग से रिलेटेड ये क्वेश्चन आया हुआ है कि फर्स्ट स्टेप ऑफ माइक्रो टीचिंग का फर्स्ट स्टेप क्या होता है। ठीक है, तो टीचिंग, फीडबैक, इंट्रोडक्शन या प्लानिंग। तो सिंपल सी बात है, कोई भी टीचिंग या कोई भी काम अगर प्लानिंग है तो सब हो जाता है। तो सबसे पहले आपका प्लानिंग आएगा। ठीक है, तो ये मतलब कि योजना बनाना आपका फर्स्ट स्टेप हो गया। फिर हो गया हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन द टीचिंग ऑफ अंडरस्टैंडिंग लेवल। निम्न में से कौन सा अवबोध स्तर के शिक्षण में शामिल है। तो कौन कौन से शामिल है, एप्लीकेशन या फिर कंपैरिजन या फिर एब्स्ट्रैक्शन या फिर एक्सप्लोरेशन। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 एक्सप्लोरेशन। ठीक है, एक्सप्लोरेशन मतलब कि आपको अन्वेषण करना जो है, अंडरस्टैंडिंग से रिलेटेड हो गया, यहाँ पर आपकी समझ से रिलेटेड हो गया। तो समझ से रिलेटेड यहाँ पर एक ही ऑप्शन है, यहाँ पर आपका एक्सप्लोरेशन मतलब कि अन्वेषण। ठीक है, सो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, आपको हेल्पफुल लग रहा है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, अभी तक नहीं किया तो, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो आपको सारे प्रीवियस पेपर जो है यूपी टेट और सुपर टेट के कराए जाएंगे पहले, फिर इनकी स्टेप वाइज टॉपिक टू टॉपिक से रिलेटेड आपकी सारी थ्योरी भी कराई जाएगी, जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, लेकिन प्रीवियस ईयर पहले इसलिए किया जा रहा है जिससे कि आपको आइडिया मिल सके, और अब बहुत सारे क्वेश्चन रिपीटेड भी होते हैं, सारे टॉपिक का आपको पता चल जाएगा। साथ साथ में मैं आपको डिटेल में बता भी देती हूँ, उससे रिलेटेड कुछ और भी नॉलेज आपको मिल जाती है। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। ठीक है, अगर आपको हेल्पफुल लग रही है तो। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 देख लेते हैं। 21 में है आपका, फॉर एजुकेशनल रिफॉर्म्स इफेक्टिव डिसेंट्रलाइजेशन इज़ पॉसिबल बाई। ठीक है, शैक्षिक सुधारों में प्रभावी विकेंद्रीकरण तभी संभव होगा, कब संभव होगा, जब खंड व संकुल संदर्भ केंद्रों की भागीदारी बढ़े। सही है, स्थानीय संदर्भ व्यक्ति उपलब्ध हो, ये भी सही है, अध्यापकों के पास संसाधन और सामग्री मौजूद हो। सही बात है, सामग्री अध्यापक के पास होगी, संसाधन होंगे, तभी तो जो है विकेंद्रीकरण खत्म होगा। तो आपका जो है ऑप्शन यहाँ पर तीनों ही सही हैं। तो तीनों ऑप्शन कहाँ पे दिया हुआ है, 4 में, ए, बी और सी। ठीक है, 4 आपका सही होगा ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है, अ स्टूडेंट इज रीडिंग समवन कॉल्ड हिम बाय नेम, बाय हिज सेंसेशन स्टूडेंट विल रिस्पॉन्ड फ्रॉम द फॉलोइंग। अब जैसे कि आप कोई काम कर रहे हैं या फिर मैं ही आपको पेपर सॉल्व करा रही हूँ, मुझे अगर कोई बुलाता है मेरे नाम से, तो मैं किस चीज़ से रिस्पॉन्स करूँगी, मेरा क्या सेंसरी आर्गन जो है रिस्पॉन्स करेगा। तो यहाँ पर सिंपल सी बात है, आपका ऑडिटरी सेंसेशन आंसर हो जाएगा, मतलब कि आप सुनकर रिस्पॉन्स करोगे ना, अगर आपको कोई बुला रहा है तो आपका ध्वनि संवेदना, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर आगे जो है क्वेश्चन नंबर 23 दिया हुआ है, व्हाट इज़ द एज ऑफ प्री ऑपरेशनल स्टेज इन पियाजेज थ्योरी। जो जीन पियाजे की थ्योरी आपने पढ़ा हुआ, 4 स्टेज है उनकी, SPCF मतलब कि सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कंक्रीट ऑपरेशनल और फॉर्मल। तो इनकी 4 जो स्टेज हैं जीन पियाजे की, इसमें जो पूछा गया है कि प्री ऑपरेशनल स्टेज की एज क्या है। तो आपको पता है प्री ऑपरेशनल स्टेज की होती है उनकी एज 2 से 7 साल। ठीक है, तो 2 से 7 साल आपका कहाँ पर दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर 2 में। तो आपका 2 से 7 साल सही हो जाएगा। ठीक है, हम आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। 24 में पूछा गया है, निम्न में से कौन सी बाद की बाल्यावस्था के बौद्धिक विकास की विशेषता नहीं है, मतलब कि इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट का जो है नहीं माना जाता, लेटर चाइल्डहुड का कौन सी विशेषता नहीं है यहाँ पर। तो हाई इंटरेस्ट इन साइंस फिक्शन, ये तो ठीक है, अगर आपका लेटर चाइल्डहुड में आप पहुँच गए हैं तो साइंस के बारे में तो आप इंटरेस्ट होंगे ही, इंटरेस्ट दिखाएंगे ही, तो ये तो सही है, लेटर चाइल्डहुड का जो है विशेषता होती है। इंक्रीज लॉजिकल पावर, ये भी सही है, आपका लॉजिकल पावर भी इंक्रीज होता है। एंड ऑफ इमेजनरी फेयर्स, अब
जब बड़े हो जाते हैं, जब लेटर चाइल्डहुड पे बच्चा पहुंच जाता है, तो आप इमेजिनरी बातों पे विश्वास नहीं करते हैं, ना उससे डरते हैं। लेकिन तो ये भी जो है विशेषता हो गई। लेकिन जो थर्ड ऑप्शन दिया हुआ है ऑपरेशनल प्लानिंग ऑफ कैरियर, इतना आप बड़े नहीं हो जाते लेटर चाइल्डहुड में। आपको पता है कि 10 से 11 साल तक बच्चा जो है लेटर चाइल्डहुड का माना जाता है। तो आप जो है उसमें इतना मैच्योर नहीं हो जाते कि आप जो है भविष्य की योजना की सूझबूझ कर सके, ठीक है। तो ये जो है विशेषता नहीं है। तो आपका नहीं ही पूछा गया था, तो यहाँ पर 3 वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा क्वेश्चन का, ठीक है। तो 24 का ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 25 देख लेते हैं। टोटल 30 क्वेश्चन है, आपको पता है। तो 25 में पूछा गया है, इनमें से कौन मनोवैज्ञानिक भाषा विकास से संबंध है। अब लैंग्वेज में जो है सारे जो भी हमारे साइकोलॉजिस्ट थे, तो लैंग्वेज से रिलेटेड किसने थ्योरी दी है। तो आपको पता है अल्फ्रेड बिने ने तो बुद्धि का दिया हुआ, पेवलोव ने जो है कंडीशनिंग की दी है, आपने अभी पढ़ा था बिहेवियर के बारे में। और मैस्लो ने भी अपना जो है अभिप्रेरणा या फिर मोटिवेशन की थ्योरी दी है। लेकिन चॉम्स्की जो है वो लैंग्वेज डेवलपमेंट के बारे में बात करते हैं। वो बोलते हैं ना कि बच्चों के दिमाग में जन्मजात जो है एक लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस होती है, जिससे जो है बच्चे भाषा अपने आप जो है अर्जित कर लेते हैं, एक्वायर कर लेते हैं। हाँ, तो इसका ऑप्शन जो है 2 नंबर सही हो जाएगा। फिर 26 में पूछा है, थॉर्नडाइक ने अपने सिद्धांत को किस शीर्षक से सिद्ध किया। अब थॉर्नडाइक का जो थ्योरी थी, उनका थ्योरी का नाम क्या था। बस सिंपल जो है थ्योरी का नाम पूछ लिया गया। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, तो आप सभी को याद है तो आप तुरंत बता देंगे। इसका 1 नंबर जो है फर्स्ट ऑप्शन ही सही हो जाएगा, ठीक है। थॉर्नडाइक की थ्योरी का नाम था ट्रायल एंड एरर थ्योरी या फिर ट्रायल एंड एरर लर्निंग, ठीक है। अधिगम के प्रयास एवं भूल के सिद्धांत। तो 26 का क्वेश्चन जो है 26 का ऑप्शन 1 सही हो गया। अब 27 देख लेते हैं। 27 में पूछा गया है गैंगेज। गैंगेज क्या होती है। तो गैंगेज आपको पता है, जब बच्चा स्कूल जाता है, फ्रेंड्स बनाता है, तो बस उसी एज को जो है स्कूल एज को ही गैंग की एज कहा जाता है। अब बच्चे जो है 6 से 11 की उम्र में जो है स्कूल जाने लगते हैं 6 साल से। अब 6 से 11 या फिर 6 से 10 तो यहाँ पे कोई ऑप्शन दिया नहीं है आपको, तो 3 से 6 होगा नहीं। तो आप जो 16 से 19 और ये सब होगा नहीं, तो आप जो है 8 से 10 लगा सकते हैं। 6 से 11 आपका इसी एज में आ जाएगा, ठीक है। तो 8 से 10 साल में जो है बच्चे का सोशलाइजेशन, समाजीकरण स्टार्ट होता है और स्कूल जाने लगता है, और इसी को जो है गैंग एज भी कहा जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 में पूछा गया है, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की तृतीय अवस्था कौन सा है। अभी हमने आपको बताया कि पियाजे की 4 स्टेजेस थी, ठीक है। SPCF मतलब कि सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कंक्रीट ऑपरेशनल और फॉर्मल ऑपरेशन। फॉर्मल को जो है लेटर चाइल्डहुड भी कहते हैं, ये लास्ट वाली है। तो इसमें से तीसरी कौन सी हो गई, ये हो गई कंक्रीट ऑपरेशनल। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 सही हो गया हमारा, मूर्त संक्रिया अवस्था, ठीक है। 29 में पूछा गया है हमारा कि निम्न में से अधिगम के योगदान देने वाले मनोवैज्ञानिक कारकों में से कौन सा शामिल नहीं है। which is not included in psychological factors that contribute in learning from the following। लर्निंग में हमारा कौन सा कंट्रीब्यूट नहीं करता है, कौन सा फैक्टर लर्निंग के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इतना पूछा गया, सिंपल सी बात है। नहीं पूछा गया तो मोटिवेशन तो है, इंटरेस्ट भी है और लर्निंग डिजायर भी, ये सभी जो है हमारे लर्निंग को सपोर्ट करते हैं। ये चीज़ें होंगी तभी हम किसी चीज़ को सीख पाएंगे, ठीक है। लेकिन नेचर ऑफ कंटेंट जो है ऑप्शन नंबर जो 4 में दिया हुआ, ये ज़रूरी नहीं है। किसी बुक का कंटेंट या फिर किसी भी चीज़ का कंटेंट जो है, विषय वस्तु का स्वरूप इम्पॉर्टेंट नहीं है हमारे लर्निंग के लिए, ठीक है। बट ये सारी चीज़ें हमारा इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पर नहीं वाला पूछा गया है, नहीं है, तो आपका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, ठीक है। 29 का ऑप्शन 4 सही हो गया। अब 30 क्वेश्चन, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं। निम्न में से सामाजिक मूल्य कौन सा है। सोशल वैल्यू क्या है। तो प्राथमिक लक्ष्य, मूल प्रवृत्ति, सहायतापरक व्यवहार या फिर आक्रामकता की आवश्यकता। तो सिंपल सी बात है, इसमें सोशल वैल्यू या सोशल से रिलेटेड क्या होगा, जो है सहायतापरक व्यवहार होगा, मतलब कि जिससे हम सोशलाइजेशन कर सकें, लोगों के साथ बात कर सकें, तो हमारा व्यवहार जो है इम्पोर्टेंट होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, ऑल्ट्रिज्म, ठीक है। ऑल्ट्रिज्म यहाँ पर सही हो जाएगा, सहायतापरक व्यवहार। सो गाइस, हमने यहाँ पर जो है पूरे 30 क्वेश्चन देख लिए हैं, जो कि हमारा बाल विकास का कंप्लीट हो गया सेक्शन। और EVS का ऑलरेडी मैंने कल करा दिया है, जो कि आप मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं।
मैंने यूपी टेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज़ नाम से ऐड कर रखा है अपनी प्लेलिस्ट में। तो स्मार्ट स्टडी विद सौम्या चैनल सर्च करके आप मेरे पूरे प्रीवियस ईयर पेपर देख सकते हैं। यहाँ पर सारे पेपर आपको सॉल्व करा जाएंगे, उसके बाद ये थ्योरी के टॉपिक भी कराए जाएंगे, ठीक है। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे साथ जुड़े रहने के लिए और एक स्मार्टली वे में तैयारी करने के लिए। और आपको वीडियो अच्छी लगी या फिर आपको हेल्पफुल लग रही है तो लाइक ज़रूर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड में शेयर भी कर दीजिए, जिससे कि और भी लोगों को हेल्प हो सके। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू पेपर के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।